हेलो एवरीवन। तो सेमेस्टर वन का आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ईएनवीएस, जो कि सेमेस्टर वन में है। बीकॉम में हो, बीएससी में हो या बीए में हो, सीयू में अगर पढ़ते हो ना, तो ईएनवीएस इंग्लिश और सीवी सभी लोग का कॉमन सब्जेक्ट है और नेक्स्ट शेड्यूल क्लासेस के चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, आपको कहीं भी भटकने का जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जाके ज्वाइन कर लेना। और आज सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, क्योंकि आज आपका रिपब्लिक डे भी है और आज के दिन ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, एडॉप्ट हुआ था। तो आज के दिन से ही ईएनवी से स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात आप सभी लोगों को बता देते हैं। बीए बीएससी का तो ये जो कॉमन सब्जेक्ट है हम लोग करवा देंगे, सीवी इंग्लिश और ईएनवीएस। लेकिन बीकॉम वालों का जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पीपीएम वगैरह, ये सब भी होगा हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जाके भाई यूट्यूब बैच का डिटेल्स देख लेना और सभी लोग क्या करना ना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ है, लिंक आपको कहां पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चैप्टर वाइज आपको वन शॉट मिलेगा। पहले आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लो, क्योंकि ईएनवीएस का जो एग्जाम है वो डायरेक्ट एक्सटर्नल होता है, कोई भी इंटरनल पेपर ईएनवीएस का होता नहीं है। तो आराम से पढ़ो, चैप्टर वाइज का वन शॉट आपको मिल जाएगा अपलोडेड। तो प्लेलिस्ट को फॉलो करो और सारा अपडेट आपको कहां पे मिलेगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब आपको मार्क्स पैटर्न बता देते हैं। मार्क्स पैटर्न में क्या है, मार्क्स पैटर्न में आपका 1 मार्क्स करके एमसीक्यू आता है, 10 क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स यहां से हो गया। ठीक है, फिर आता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स करके, इसमें भी आपको 10 अटेम्प्ट करना पड़ता है, यहाँ 20 मार्क्स हो गया। और 4 लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स करके 20 मार्क्स। टोटल मार्क्स आपका आता है 50 मार्क्स का और इसका कोई इंटरनल पेपर नहीं होता है। ठीक है, पेपर आप लोग देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, एनी 10 करना रहता है। ठीक है, तो ये आपका पेपर है, सब कुछ होगा। पहले आप लोग चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट ले लो। आपका कंटेंट क्या है ईएनवीएस का, तो ये 5 चैप्टर है आपका और पांचों चैप्टर का एक एक वीडियो करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोशिश रहेगा कि एक वीडियो में ही एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर दें। इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल लास्ट में करवाएंगे, तो इसको लास्ट में ही करेंगे अपने लोग, क्योंकि बहुत बोरिंग भी है और ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो देखो दोस्त, यूनिट वन में आपका इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम है। ये टर्म आपका कौन पहली बार यूज किया था, पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस कौन किया था ये टर्म को, तो याद रख लेना, अर्नेस्ट हैकल ने इन 1865। एक बात आप लोग ध्यान रख लो, इकोलॉजी, लॉजी जहां भी वर्ड आता है ना, इसका मतलब है स्टडीज को लेकर रिलेटेड है। ठीक है, बायोलॉजी, इकोलॉजी, साइकोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट में लॉजी वर्ड आ गया, इसका मतलब स्टडी को रिलेटेड है। यहाँ पे डेफिनेशन आप लोग पढ़ लो, लेकिन उससे पहले ये बात याद रख लो, ये तो अर्नेस्ट हैकल हो गए, लेकिन फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसको बोलते हैं भाई, इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन है, प्रोफेसर आर मिश्रा। अगर ये पॉइंट अगर आप लोग लिख दिया ना कहीं पे, तो आपको मतलब जो एग्जामिन में साइन करेंगे ना आपका पेपर प्रोफेसर, उन्हें भी पता चल जाएगा कि आप लोग थोड़ा सा डेप्थ में पढ़े हो। ठीक है, और इकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, इकोलॉजी में बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट। इकोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि रिलेशनशिप बताता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, वो खुद में भी हो सकता है और इन्वायरमेंट के साथ भी हो सकता है। तो इसी के स्टडीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। अब इकोलॉजी का कुछ लेवल होता है और बता देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन वाइज भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन वाइज है और आपको इसी वे में पढ़ते जाना है। ठीक है, तो पहले थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। पहला लेवल इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है। इंडिविजुअल मतलब ऐसा समझ लो, मैं और तुम अगर कोई भी पर्टिकुलर इंसान को लेते हो ना, तो वो इंडिविजुअल में काउंट होता है। अब बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके क्या बनाएगा, पॉपुलेशन बनाएगा। ठीक है, अब आपको भी पता है जैसे ही पॉपुलेशन बनता है ना, तो कम्युनिटी बनना एकदम जरूरी होता है। ठीक है, कम्युनिटी में जैसे क्या, अब जैसे कोई इंडिविजुअल इंसान है, एक इंडिविजुअल को लिए और सेम स्पीसीज का, जैसे हम लोग किसमें आते हैं, होमोसैपियंस में आते हैं ना, तो एक इंसान को लिए फिर उसका पॉपुलेशन बनाए और जैसे ही पॉपुलेशन क्रिएट हुआ तो उसमें डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग में भी क्या होता है, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियन, है ना, तो ऐसे कम्युनिटी आपका क्रिएट होता है। फिर उसके बाद बनता है इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये सारा 4 पार्ट आपके एग्जाम में भी है और आपके सिलेबस में भी है, इसी को हम लोग को पढ़ना है। अब यहाँ पे देखते हैं इकोसिस्टम का मतलब क्या है। तो भाई देखो, कम्युनिटीज ऑफ लिविंग बींग्स, कम्युनिटीज ऑफ लिविंग बींग इंटरेक्शन इन देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। जैसे ही कोई लिविंग बींग या लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है फिजिकल इन्वायरमेंट में, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम होता है। लिविंग बींग में क्या भाई, इसमें भी आता है आपका बायोटिक, अबायोटिक आता है और एक आता है बायोटिक। ठीक है, ये आता है। अबायोटिक किसको बोलते हैं हम लोग, नॉन लिविंग को बोलते हैं। ठीक है, और बायोटिक क्या आता है, लिविंग को बोलते हैं। तो इन डिटेल में आगे बात कर लेंगे, लेकिन इन शॉर्ट में आप लोग सिंपल वर्ड में समझ लो कि कम्युनिटीज ऑफ लिविंग बीइंग इंटरेक्ट इन फिजिकल इन्वायरमेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। पूरा डेफिनेशन आपको हमारे स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। अब देखो, इसी के कंपोनेंट को डिवाइड किया गया है।
इकोसिस्टम के कंपोनेंट को डिवाइड किया गया है दो भाग में। पहला चीज अबायोटिक, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, और बायोटिक, ठीक है। अबायोटिक में तीन फैक्टर आता है, एक फिजिकल आता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल फैक्टर मतलब होता है जो आप लोग मेजर कर पाओ, जैसे कि सन का टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब आप लोग क्या कर पाते हो, मेजर कर पाते हो, इसीलिए फिजिकल फैक्टर में आता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आता है, CO2, O2 और सॉइल। इसको आप लोग लिख लेना अपने कॉपी में, कहीं भी लिख पाओ तो लिख लेना, ठीक है। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी इसी चीजों से बना है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना है, ठीक है। अब बायोटिक में क्या आता है, प्रोड्यूसर आता है, कंज्यूमर आता है और डिकम्पोजर आता है। इसको इन डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अपने स्टडी मटेरियल में, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि इकोलॉजी किसको बोलते हैं, पहला टर्म किसने यूज किया था, और ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। अब भाई पॉपुलेशन में भी ना दो तीन चीज आता है जो मैं आपको एक्स्ट्रा में बता दूंगा, जैसे आपका मोर्टेलिटी आता है, नेटेलिटी आता है, फिर वाइटल परसेंटेज आता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं अपना कोशिश करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा डेप्थ में ही पढ़ के जाओ, ठीक है। क्योंकि आप लोग कोई भी इन फ्यूचर एग्जाम वगैरह भी दोगे ना, तो ये इन्वायरमेंट स्टडीज का पेपर बहुत जगह आपको मिलेगा, तो आप लोग वहां भी समझ पाओ, या न्यूज़पेपर में भी पढ़ोगे ना, बहुत बार ये सब वर्ड यूज होता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो पढ़ो ही, हम लोग को इसमें कोई प्रोफेसर नहीं बनना है, बट हाँ एक अच्छा नॉलेज लेके जाओ, और आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि नेक्स्ट शेड्यूल क्लासेस में हर कोई भी सब्जेक्ट आप यहां से पढ़ोगे ना, तो आप लोग एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही लेके जाओगे, कोई भी शॉर्टकट हम लोग नहीं अपनाते हैं, जितना होता है हम लोग बेस्ट देने का ही कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वाइज कि भाई ईएनवीएस में आपका क्वेश्चन वाइज कैसे आता है। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इकोलॉजी। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, इकोलॉजी किसको बोलते हैं, ये एक बायोलॉजी का ही, मतलब आप लोग यहाँ डेफिनेशन पढ़ लो, इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का ही क्या है, ये ब्रांच है, डेट स्टडीज द इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन वर्ड, कुछ कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट होता है जो आपको एग्जाम में यूज करना ही करना है, अगर ये वर्ड यूज नहीं करोगे पेपर में तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। जैसे इकोलॉजी में इंटरेक्शन वर्ड बिटवीन किस में, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल में, एंड देयर फिजिकल एनवायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन होता है, इसी के स्टडीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। अब इसी का क्या है, हाउ दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोटिक लिविंग से और अबायोटिक नॉन लिविंग, ठीक है। तो ये सब होता है इकोलॉजी में। तो आप लोग क्या करना, अपने साइड से एक बार आप लोग समझ लिए हो ना, अपने साइड से ये डेफिनेशन एक बार रीड भी करना, ठीक है। आप लोग समझ लो और रीडिंग वाला चीज अपने साइड से करना। आप लोग वीडियोस तो देख लोगे, लेकिन एग्जाम में जब लिखने जाओगे ना, तो आपको समझ के थोड़ा सा यहाँ से बुकिश लैंग्वेज भी उठा के खुद के वर्ड में आप लोग एग्जाम में लिख के आ पाओगे। कोई भी आप लोग, इतना एज आप लोग का हो गया है ना कि आप लोग रट के कुछ भी नहीं लिख पाओगे, ठीक है। आप लोग खुद के ही वर्ड में लिख के आना, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो कि इकोलॉजी किसको बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही करके सब कुछ आपको पढ़ना है। अब इकोलॉजी का जो मैंने टर्म बताया कि पहला कौन यूज किया था, अर्नेस्ट हैकल ने, और ये क्या है, जर्मन जूलॉजिस्ट है, इन 1865 होगा यहाँ पे, ये चीज आप लोग लिख लेना, ठीक है, 1865। ही कॉम्बाइंड टू ग्रीक वर्ड्स, ओइकोस मीन हाउस और प्लेस टू लिव, एंड लोगोस मीन स्टडी। लोगोस कहाँ भी कहीं भी आता है ना, रूट वर्ड होता है लोगोस, लोगोस मीन्स स्टडी ऑफ, सो इकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ होम ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो ये सारा वर्ड्स आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, शॉर्ट नोट्स बनाते चलना चैप्टर वाइज, ठीक है। अब एम क्या होता है इकोलॉजी को पढ़ने का, पहला एम, टू अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द अर्थ। कैसे क्या ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड में, जहां जहां पे आप लोग देखोगे, इंडिया में देखोगे तो कोई एनिमल का ज्यादा है, यहाँ ज्यादा मिलेंगे, पोलर रीजन पे वो एनिमल ज्यादा मिलेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इकोलॉजी हमें हेल्प करता है उस चीज को बताने में, समझाने में, ठीक है। टू स्टडी द पॉपुलेशन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, एबंडेंस बताता है कि कौन सा एनिमल कहाँ पे ज्यादा मिलता है, कम मिलता है ना, कहाँ पे उसका एग्जिस्टेंस खत्म होते जा रहा है। तो इकोलॉजी को जब कोई पढ़ता है ना, तब ये सब चीज इसका एम होता है इकोलॉजी का, ठीक है। टू इन्वेस्टिगेट द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, ये तो ऑलरेडी बता दिए। टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट फैक्टर, दैट देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। और आपको भी पता है बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट बहुत हेल्प करता है एक ऑर्गेनिज्म को इंटरेक्शन करने में इन फिजिकल इन्वायरमेंट में। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज इकोलॉजी। और कोई भी आपको वर्ड मिले ना, तो अच्छे से जितना भी आपको चीज उसके रिलेटेड आता हो, एग्जाम पेपर में लिख के आने का कोशिश करना, ऐसा नहीं है कि आप लोग छोड़ के आना, ठीक है। अब आते हैं बात इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम आपको बता दिए हैं, इकोसिस्टम क्या होता है, इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। भाई और बार बार ये चीज नहीं बोलेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स आता है, आप लोग समझ लेना जहां भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आया
तो ये सारा चीज ऑलरेडी उसमें इंक्लूड रहेगा। इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड विथ नॉन लिविंग और इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर टू सस्टेन लाइफ थ्रू द न्यूट्रिएंट साइकिल। तो इकोलॉजी मतलब स्टडी, उसके रिलेटेड स्टडी को बोलते हैं। इकोसिस्टम होता है जो कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग है, इंटरेक्ट करता है किसमें, फिजिकल इन्वायरमेंट में, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम बोलते हैं। इसका इंट्रोड्यूस पहली बार कौन किए थे, एजी टेंसले इन 1935। इस नाम को याद रख लेना, इकोसिस्टम के रिलेटेड कहीं भी 2 मार्क्स में आपका आता है तो ये पूरा डेफिनेशन भी चिपका देना और साथ ही साथ ये वर्ड भी यूज कर देना, ठीक है। अगर ये सब नहीं भी लिखते हो ना तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, बट आपके ये जब आप रीड करोगे सेकंड बार तो आपको हेल्प मिलेगा ये सब चीज, ठीक है। तो ये चीज है। अब पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कि कितने प्रकार के इकोसिस्टम में पाया जाता है। पहला आता है नेचुरल, ठीक है, जो नेचुरली इकोसिस्टम होता है, जैसे कि क्या, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, पॉन्ड, लेक, रिवर, ये सब आता है नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। दूसरा जो आता है मैन मॉडिफाइड इकोसिस्टम, जैसे कि क्या, एग्रीकल्चर फील्ड, जो कि भाई हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अर्बन सिस्टम, इंडस्ट्रियल एरियाज, ये सब क्या है, मैन मेड मॉडिफाइड सिस्टम है, ये सब चीज हम लोग बनाते हैं, मैन ह्यूमन बींग बनाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया मैन मेड मॉडिफाइड इकोसिस्टम में। उसके बाद आता है ये एग्जांपल, आप लोग पढ़ लेना अपने साइड से। अब यहाँ पे आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। ऐसा देखो, हम लोग के लाइफ में, ह्यूमन बींग के लाइफ में इकोसिस्टम का बहुत सारा सर्विस हमें मिलता है, जैसे कि फूड हो गया, एयर प्यूरिफिकेशन हो गया, तो उसी चीज को हम लोग इसी में डिस्ट्रीब्यूट किए। कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट किए, इकोसिस्टम सर्विसेज आर द बेनिफिट्स ह्यूमन ऑब्टेन फ्रॉम इकोसिस्टम, दे आर वाइटल फॉर सर्वाइवल, क्वालिटी फॉर लाइफ, ठीक है। हम लोग को, ह्यूमन बींग को बहुत सारा बेनिफिट है इकोसिस्टम से। तो क्या क्या बेनिफिट है, उसके 4 पार्ट को पढ़ लो। यहाँ पे 4 पार्ट क्या क्या है, ए प्रोविजनिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग, सपोर्टिंग एंड कल्चरल सर्विसेज। यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट में प्रोविजनिंग सर्विसेज में टेंजिबल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इकोसिस्टम। टेंजिबल मतलब आप लोग जो छू सकते हो, जैसे कि फूड हो गया, ठीक है, फ्रेश वाटर हो गया, मेडिसिन हो गया जो कि हम लोग को ट्री मिलता है, प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्रोविजनिंग सर्विसेज में। रेगुलेटिंग, जो रेगुलेट करता है, जैसे कि सर्विसेज दैट मेंटेन इन्वायरमेंटल बैलेंस। और भाई ये 4 पॉइंट आपको याद करना ही होगा। अब ये 4 पॉइंट के अलावा आप लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग डायरेक्टली लिख के आओ। अगर आप लोग पॉइंट याद कर लिए कि इसमें ये आता है, इसमें ये आता है, अगर बाई चांस वो एग्जामिनर 2 मार्क्स में पूछ लिया ना, 2 मार्क्स में कि रेगुलेटिंग सर्विसेज का एग्जाम्पल दो, तो आप लोग को ये ध्यान रखना जरूरी है कि इसका एग्जाम्पल भी बढ़ो, कि एग्जाम्पल में होता क्या है। एयर प्यूरिफिकेशन बाय फॉरेस्ट, आपको भी पता है इन्वायरमेंट से हमें क्या मिलता है, एयर प्यूरिफिकेशन वाला सिस्टम मिलता है, कि भाई जितना फॉरेस्ट बढ़ेगा वहां का एयर उतना ही प्यूरिफाई करेगा, है ना। कंट्रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, CO2 वगैरह जितना भी ग्रीन हाउस गैसेस है उसे कंट्रोल करता है। सॉइल इरोजन प्रिवेंशन, तो ये सारा एग्जाम्पल आप लोग क्या करना, पढ़ लेना। सपोर्टिंग सर्विसेज, सर्विसेज दैट फॉर्म द बेस ऑफ ऑल अदर सर्विसेज। पहला न्यूट्रिएंट साइकिल, सॉइल फॉर्मेशन, फिर आता है हैबिटेट फॉर स्पीसीज। और हैबिटेट वर्ड जहां भी आए ना, हैबिटेट मतलब आप लोग समझ लो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस, जैसे हम लोग का एड्रेस होता है ना, मतलब एड्रेस हो जाता है। हैबिटेट कहीं भी वर्ड आता है, इसका मतलब क्या हो गया, एड्रेस, ठीक है। उस ऑर्गेनिज्म का, उस लिविंग बीइंग का एड्रेस होता है, ठीक है, जहां पे वो लोग रहते हैं, ठीक है, ये चीज है। कल्चरल सर्विसेज में क्या आ गया, नॉन मटेरियल बेनिफिट ह्यूमन गेट्स फ्रॉम इकोसिस्टम। नॉन मटेरियल बेनिफिट में क्या आता है, मतलब कि आप कोई भी बोटेनिकल गार्डन वगैरह जाते हो तो वहां पे वो सर्विस आपको मिलता है जो नेचर से, मतलब बना बनाया मिल रहा है आपको। वहां पे वहां टूरिज्म स्पॉट बन जाता है, वहां लोग घूमने जाते हैं, तो ये सर्विस आपका किस में आता है, कल्चरल सर्विसेज में आता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 मेन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का 2 मेन कंपोनेंट होता है, एक अबायोटिक, एक बायोटिक। आप लोग लेक्चर देखते देखते ही ना आपको याद हो जाएगा। 2 कंपोनेंट होता है, अबायोटिक, बायोटिक, दोनों कंपोनेंट को याद रखना है। अबायोटिक में क्या आता है, फिजिकल आता है, ऑर्गेनिक आता है और इनऑर्गेनिक आता है। लेकिन बायोटिक में क्या आता है आपका, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ये 3 पार्ट आता है। तो सेम चीज आपको यहाँ पे डेफिनेशन में भी मिल जाएगा। प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है और डिकम्पोजर क्या होता है, इसको इन डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन वाइज, ठीक है। अब इस पे भी क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज प्रोड्यूसर, तो उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आपका आता है व्हाट आर द 2 मेन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो आपको जस्ट इतना ही लिखना है, देयर आर 2 मेन कंपोनेंट, बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो भाई लाइक कमेंट जरूर करना, ठीक है। और मेरे से जितना हो पाएगा भाई मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को उतना डिलीवर कर पाऊं। बहुत कुछ होता है, और अगर कोई बच्चा ध्यान से इस सब्जेक्ट को देखे ना, तो ये सब्जेक्ट यूपीएससी के मेंस के पेपर में आता है। इको, ये सब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला जो है,
तो आप लोग इस सब्जेक्ट को हल्के में मत लो, अच्छे से समझो, ताकि आपको भाई इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम वगैरह दो तो उसमें भी हेल्प करे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है, सब कुछ पढ़ना है, इंजॉय करना है सेमेस्टर 1 को, और ज्यादा पैनिक भी नहीं होना है। कोई भी डाउट होता है हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, व्हाट्सएप पे हमारा नंबर दिया रहता है, वहां पे आप लोग मैसेज करना, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, प्रेशर नहीं लेना है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ सेम चीज, व्हाट आर बायोटिक एंड अबायोटिक, तो इसमें भी आपको सेम चीज लिखना है कि अबायोटिक में क्या आता है, नॉन लिविंग फैक्टर आता है, जैसे सनलाइट, जैसे मैंने बताया, तीन चीज बताया, फिजिकल, एक आपका आ गया ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो ये सारा चीज आप लोग लिख देना। ठीक है, इसको लिखोगे भी नहीं तो वो अबायोटिक और बायोटिक वाला डिफरेंस लिख देना। और बायोटिक फैक्टर में जो आपको प्रोड्यूसर मिलता है, प्रोड्यूसर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, ऐसा लिविंग बींग जो खुद का फूड खुद से प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे आपका प्लांट, प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हो गया एल्गे, एल्गे में आप लोग देखते होगे ग्रीन कलर है। ठीक है, ग्रीन कलर क्यों है, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, सनलाइट आ रहा है, सनलाइट क्या कर रहा है, फिर उसमें चेंज करके प्लांट में जा रहा है, लीव्स में जा रहा है, फिर वो खुद का फूड खुद से बना रहा है, तो ये सारा चीज ऑटोट्रॉफ में आता है। हेट्रोट्रॉफ क्या होता है, डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, जैसे भाई एनिमल्स, एनिमल्स क्या होते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ। तो ये दो वर्ड को हमेशा याद रखना। ऑटोट्रॉफ क्या होता है, जो खुद का फूड खुद से प्रोड्यूस करता है, जैसे कि प्लांट और एल्गी। हेट्रोट्रॉफ क्या होता है, जो भाई दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। तो टर्म्स इस चैप्टर में ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो टर्म आ रहा है ना आपके पास, ऑटोट्रॉफ क्या होता है, हेट्रोट्रॉफ क्या होता है, तो ये सारा टर्म्स आपको एग्जाम में डायरेक्टली मिल सकता है। ठीक है, तो सिर्फ सुन के रखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं व्हाट आर प्रोड्यूसर। व्हाट आर प्रोड्यूसर पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको ये सिंपल चीज एक डायग्राम भी दिखा देंगे। ठीक है, कि डायग्राम में होता क्या है, कैसे क्या फूड चेन चलता है, फूड वेब क्या होता है, सब कुछ आएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हु आर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर होता क्या है, तो प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मोस्टली ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी। ग्रीन प्लांट होता है क्योंकि भाई ऑटोट्रॉफ का सिस्टम ही यही है कि वो खुद का फूड खुद से ही प्रोड्यूस करता है, डेट मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चार चीज मिला के वो खुद का फूड खुद से प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए हम लोग इसको डालते हैं प्रोड्यूसर में। दे फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, ये इसको बोलते हैं हम लोग, प्रोड्यूसर को ही क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जो आपका फूड चेन चलता है ना, उसका पहला चीज ही होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद ही सारा फूड चेन चलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो ग्रास, ठीक है, ये आ गया प्रोड्यूसर में। ठीक है, प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर। अब यहाँ पे आ गया ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को कौन खा रहा है भाई, फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को खा रहा है टर्शरी कंज्यूमर, स्नेक, स्नेक को कौन खा रहा है, फाइनल कंज्यूमर, ईगल। फिर उसके बाद ये फाइनल कंज्यूमर जब डेथ होगा, इसका जब डेड होगा तब इसको डिकम्पोज करेगा, कुछ फंगी या बैक्टीरिया मिलकर इसको डिकम्पोज करेंगे, और जैसे ही भाई डिकम्पोज होगा, फिर डिकम्पोज होने के बाद कहाँ जाएगा, सॉइल में जाएगा, और सॉइल से फिर कहाँ पे जाएगा, प्लांट से जाएगा। तो ये एक तरीका का फूड चेन, और फूड चेन का पहला ट्रॉपिक लेवल कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर इसीलिए बोल रहे हैं पहला ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि भाई यहां से ही आपका क्या एक फूड चेन स्टार्ट हो रहा है, और फिर यहीं पे आके आपका कहां पे हो रहा है, एंड भी हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोड्यूसर। थोड़ा बहुत समझो, फूड चेन जब आएगा तब और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया एल्गे इन पॉन्ड्स, ग्रासेस इन फील्ड, बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन। और भाई ये सारा सब्जेक्ट ना कॉलेज में भी बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, मतलब क्लासेस वगैरह भी नहीं होता है, तो स्टूडेंट भी कंफ्यूज होते हैं, प्रेशर लेते रहते हैं कि भैया ये इनविस कैसे कंप्लीट होगा। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट भी है, 50 आउट ऑफ 50 आप लोग आराम से स्कोर कर दोगे। और सेमेस्टर 1, पूरा जो सेमेस्टर 1 होता है ना, बहुत ही स्कोरिंग होता है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि भैया स्कोर कैसे करना है। नेक्स्ट शेड्यूल से अगर जुड़ गए हो ना, तो स्कोर आप लोग आराम से कर लोगे, बस भरोसा करके आप लोग अच्छे से फॉलो करो हर एक चीज। ठीक है, अब देखते हैं हु आर कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर मैंने आपको पहले ही बोल दिया, हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दैट डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर और अदर कंज्यूमर फॉर फूड, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो रहे हैं, किसके लिए, फूड के लिए, है ना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो प्राइमरी कंज्यूमर, ये डिपेंड हो रहा है, किस पे डिपेंड हो रहा है, प्रोड्यूसर पे, है ना। फिर फ्रॉग किस पे डिपेंड हो रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर पे। और फूड चेन का एक नियम है, नियम क्या है भाई, रूल्स क्या है, कि 4 कंज्यूमर से ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, 4 कंज्यूमर से ज्यादा किसी भी फूड चेन में अप्लाई नहीं होता है, तो ये एक तरीका का रूल है, लॉ है।
ये 4 मैक्सिमम होता है कंज्यूमर एक किसी फूड चेन में, ठीक है। यहाँ पे जैसे 1 2 3 और 4 ये आपका हो गया मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम कंज्यूमर। अब इससे ज्यादा कोई भी कंज्यूमर ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में आता है डिकम्पोजर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि कंज्यूमर कौन होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक वर्ड आप लोग एग्जाम में लिख के आना कि कंज्यूमर कौन होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होता है, डेट डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर और अदर कंज्यूमर फॉर फूड। अब इसमें भी आता है भाई, इसमें क्या आता है, जैसा कि अभी आपको यहाँ पे दिखाए ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड लास्ट में आपका आता है, लास्ट में आपका क्या आता है, क्वार्टरनरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये आपका 4 तरीके का आता है। पहला पढ़ लेते हैं प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में, जो कि हर्बीवोरस होता है, फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स। जैसे कि यहाँ पे क्या था, ग्रास ऊपर था ना, ग्रास ऊपर, तो ये आ गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, जो डायरेक्टली कहाँ पे डिपेंड करता है, प्लांट्स वगैरह पे, जैसे डियर हो गया, काव हो गया, रैबिट हो गया, ये सारे आ गए प्राइमरी कंज्यूमर में। सेकेंडरी क्या होता है, मेनली होते हैं भाई 2 तरीके के, कार्निवोरर और ओमनीवोरर। ओमनीवोरर क्या होता है भाई, आपको बता देते हैं। कार्निवोरस मतलब नॉन वेज टाइप इंसान, ठीक है। कार्निवोरस अगर आपको नहीं पता है तो आपको सिंपली बताते हैं, नॉन वेज टाइप मतलब ये लोग सिर्फ नॉन वेज ही खाते हैं। ओमनीवोरर क्या होता है, जो भाई मंगलवार, थर्सडे और सैटरडे नहीं खाते लेकिन बाकी दिन नॉन वेज खाते हैं, ये होते हैं ओमनीवोरस एनिमल, ठीक है। तो ये आ गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर में, ईट हर्बीवोरस, साथ ही साथ कार्निवोरस, मतलब ये सब कुछ खाते हैं भाई, ठीक है। चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर में। टर्शरी क्या होता है, ईट सेकेंडरी कंज्यूमर। टर्शरी वही होता है जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा लेता है एज अ फूड, ठीक है। तो वो फूड चेन है, ये फूड चेन में आप लोग समझ लेना कि ये प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं, फिर टर्शरी खाते हैं, फिर लास्ट में ये जो फाइनल कंज्यूमर होते हैं ना, क्वार्टरनरी कंज्यूमर, जो फीड होते हैं किस पे, टर्शरी कंज्यूमर पे, जैसे कि ईगल हो गए, स्नेक एट फ्रॉग, जैसे यहाँ पे चल रहा है ना। जो फाइनल कंज्यूमर होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्वार्टरनरी कंज्यूमर, ठीक है, क्वार्टरनरी कंज्यूमर। तो इस बात को ध्यान रख लेना कि कितने तरीके के भाई कंज्यूमर होते हैं, तो 4 तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और यहाँ पे आपका क्वार्टरनरी कंज्यूमर। तो ये 4 तरीके के आपके कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, हु आर कंज्यूमर, तो कंज्यूमर आता है, तो आप लोग लेंदी करने के लिए पहली बात तो आप लोग डायग्राम हर एक चीज में बना देना, अगर इसके रिलेटेड आता है 5 मार्क्स में तो, ठीक है, डायग्राम बना देना ये फूड चेन वाला, और फिर आराम से इसमें बता देना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। व्हाट आर डिकम्पोजर, और डिकम्पोजर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रिड्यूसर्स भी बोलते हैं और ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर से क्या मतलब आता है कि वो कोई भी चीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, किस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। डिकम्पोजर आर ऑर्गेनिज्म मेनली फंगी एंड बैक्टीरिया, फंगी एंड बैक्टीरिया। एक बात आपको समझा देते हैं, वायरस कभी भी डिकम्पोजर नहीं होता है, वायरस होता है पैरासाइट, ठीक है, वायरस पैरासाइट होता है। बैक्टीरिया और फंगी ही क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। अगर वायरस, अगर कोई भी एमसीक्यू वगैरह में देना, तो वायरस कभी भी डिकम्पोज नहीं करता है, ये क्या है, एक पैरासाइट है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग समझ लेना। डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म मेनली फंगी बैक्टीरिया डेट ब्रेक डाउन डेड प्लांट एंड एनिमल मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब ये डिकम्पोज क्यों करते हैं, मेनली आप लोग समझ लो, डिकम्पोज मतलब क्या, कोई भी डेड प्लांट है, ठीक है, अब इसको डिकम्पोज हुए, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ, ये सिंपलर सब्सटेंस फिर कहाँ मिलेगा, सॉइल में मिलेगा, और सॉइल में क्या रहता है, प्लांट रहता है, प्लांट को क्या मिलेगा, जो डिकम्पोज हुआ है ना, फिर से ये सॉइल में मिलेगा और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा प्लांट को। तो इसीलिए ये चैन चलता रहता है, और इसीलिए ये फूड चैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। और किसी किसी के मन में ये भी होता है कि भैया अगर मतलब इन्वायरमेंट को इतना अच्छे से समझो ना, जैसे कोई कोई मेरे से पूछता है, अगर आपके मन में भी आता हो कि भैया ये एनिमल अगर इन्वायरमेंट में नहीं रहेगा तो क्या ही हो जाएगा, जैसे किसी के मन में ये भी आ सकता है कि भैया अगर, ये आपको बताते हैं थोड़ा हटके थोड़ा सा, जैसे आपके मन में ये भी होता है कि भैया अगर लायन नहीं रहा हमारे इन्वायरमेंट से तो क्या ही इंपैक्ट पड़ सकता है। तो डायमेंशन समझो, अगर लायन हमारे इन्वायरमेंट में नहीं रहेगा तो कैसे एक ह्यूमन बींग को अफेक्ट करेगा, तो आपको बताते हैं। अगर लायन बींग हमारे इन्वायरमेंट से कम होगा तो क्या होगा, इसका कमी होगा, इसका कमी होगा तो क्या होगा, प्लांट, पहली बात तो आपका जो हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस जो प्लांट वगैरह को खाते हैं, इनका मात्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। इनका मात्रा बढ़ा है तो भाई जितना भी फॉरेस्ट है, हर्बीवोरस अगर इंक्रीज हो गए आपके जंगल में या कहीं भी, तो वो क्या करेंगे, सारे फॉरेस्ट या प्लांट को खत्म कर देंगे, और जैसे ही आपका फॉरेस्ट प्लांट डिक्रीज होगा ना, वैसे ही आपका CO2 का लेवल भी डिक्रीज होगा, और CO2 का लेवल डिक्रीज होगा तो ह्यूमन बींग को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। तो भाई कोई भी एक जानवर हुआ, कोई भी एक एनिमल हुआ, वो इन्वायरमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे बोलते हैं, ठीक है। नीचे जो फंक्शन
हर एक जानवर अपना परफॉर्म करता है एक इन्वायरमेंट में, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको दिमाग में नहीं डालना है। जस्ट आप लोग ये बात समझ लो कि कोई भी एक जानवर, चाहे वो कोई भी हो, इसीलिए हमेशा कोई भी जानवर को हमेशा सेव करना चाहिए, ठीक है, बचाना चाहिए, क्योंकि उसका रोल इन्वायरमेंट में बहुत होता है। तो बहुत सारा डायमेंशन होता है, हर एक चीज को सोच समझ के समझो और पढ़ो, ठीक है। तो ये चीज था, तो आपको होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देख लेना, एसेंशियल फॉर रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट बैक इनटू द सॉइल। सॉइल में वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, सॉइल से डिकम्पोज होता है तो प्लांट में जाता है न्यूट्रिशन, और फिर वो प्लांट एक प्रोड्यूसर बनता है, और प्रोड्यूसर से क्या होता है, फिर प्राइमरी में जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसे करके पूरा फूड चेन आपका बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, फंगी, बैक्टीरिया और एशिनोमाइट्स, माइसेट्स, है ना। थोड़ा सा नाम में भी भाई मेरे से इशू हो सकता है, क्योंकि भाई मैं खुद आपका कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो ये सब थोड़ा बायोलॉजी टर्म्स में मेरा भी इशू हो सकता है, ठीक है। तो उसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना अपने साइड से। अब यहाँ पे आ जाते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का टाइप्स क्या है। पहली चीज तो आपको टर्शियल बता दिए, टेरिस्ट्रियल बता दिए। टेरिस्ट्रियल क्या, जो लैंड पे होता है। लैंड पे क्या था, ये था प्रोड्यूसर, ग्रास, प्राइमरी, ये आपका क्या हो गया, ये आ गया आपका टेरिशियल इकोसिस्टम, मतलब जो लैंड वगैरह पे होता है। लेकिन एक और इकोसिस्टम होता है, वो होता है आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होता है, दिस आर इकोसिस्टम फाउंड इन वाटर बॉडीज। ये इकोसिस्टम आपका कहाँ पे मिलता है, वाटर बॉडीज पे मिलता है। आपको थोड़ा सा एग्जांपल भी दिखा देते हैं। एग्जांपल में क्या हो गया, ओशियन, सीज, रिवर, लेक्स, ये सब हो गया, ठीक है। एक्वाटिक इकोसिस्टम cover about 2/3 of the earth surface and support a wide variety of life, ठीक है, फॉर्म्स, फिश, एल्गे, एम्फिबियंस। अब आपको थोड़ा सा एक्वाटिक इकोसिस्टम में ये लाइफ, मतलब ये जो साइकिल चलता है ना, फूड साइकिल कैसे चलता है आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आपको भी समझ में आएगा। ये आ गया आपका वाटर बॉडीज में एक्वाटिक इकोसिस्टम का पार्ट। फाइटोप्लैंक्टन्स, जो छोटा छोटा एक होता है ना, अगर यहाँ पे फोटोज होगा तो आपको शायद दिखा देंगे, एक सेकंड। ये देखो भाई, ये होता है फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, ये पानी में मिलता है, अगर आप लोग देखे होगे तो ध्यान से आपको पता होगा। ये होता है फाइटोप्लैंक्टन्स। उसको खाते हैं कौन, उसको खाने वाले हैं बहुत लोग हैं भाई, उसको खाने वाले हैं, देखो बताते हैं। फिर आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, फिर उसके बाद आता है जू प्लैंक्टन जो हर्बीवोरस होता है, और फिर इस छोटे छोटे जानवर को कौन खाता है, स्मॉल फिश खाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइमरी, या प्राइमरी बोलो या सेकेंडरी बोलो, उसी को बोलते हैं कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर ही हुआ। फिर उसके बाद आते हैं लार्ज फिश जो स्मॉल फिश को खाते हैं। तो आपका वाटर बॉडी में भी एक अलग इकोसिस्टम चलता है, ठीक है, जैसे टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है वैसे ही आपका एक्वाटिक भी है। ये कहाँ पे होता है, ये आपका फाउंड ऑन लैंड होता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है, जो लैंड पे होता है, और एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या है, जो कि आपका वाटर बॉडीज पे होता है। तो ये वाला चीज ना आप लोग अपने कॉपी में भी या कहीं भी एग्जाम्पल लिखते हो, या ज्यादा मार्क्स चाहिए तो आप लोग बना सकते हो अपने तरफ से, ठीक है। और ये रहा आपका लैंड पे, जो लैंड पे आप लोग देखते हो, ठीक है। तो ये हो गया कि आपका दो तरीके का इकोसिस्टम होता है। व्हाट इज एन एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो वही सेम चीज। एन एक्वाटिक इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल वाटर बॉडीज लाइक ओशियन, रिवर, लेक्स, पाउंड एंड वेटलैंड्स। दिस इकोसिस्टम प्रोवाइड्स हैबिटेट। हैबिटेट मतलब क्या होता है, एक एड्रेस। किसी भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म का अगर हैबिटेट बोल रहे हो ना, मतलब वो रहता कहाँ है, उसका हैबिटेट फॉर डाइवर्स प्लांट एंड एनिमल्स एडेप्टेड टू लिविंग इन वाटर, ठीक है। वो एक्वाटिक का ही बात कर रहा है। एक्वाटिक मतलब पानी, पानी मतलब सारा आपका वाटर बॉडीज, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एक्वाटिक सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू, दो तरीके का होता है। देखो यहाँ पे आता है एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, एक आता है आपका मैराइन इकोसिस्टम। यहाँ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपका क्या है, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेटलैंड, ठीक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, इस वर्ड को ध्यान से लिख लेना, ठीक है, ये वर्ड आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में क्या आता है, रिवर्स आते हैं, लेक्स आता है, पॉन्ड्स आता है और वेटलैंड्स आता है। वेयर द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी लो, बहुत ही सॉल्ट क्या होता है, पानी में सॉल्ट का जो है बहुत ही कम होता है। दिस कवर 3% ऑफ द अर्थ वाटर बट ओनली 0.5% इज इजिली एक्सेसिबल फॉर फ्रेश वाटर, मतलब कि 0.5% ही आपका फ्रेश वाटर माना जाता है कि अर्थ पे अवेलेबल है, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सेसिबल है, जो हम लोग यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर, अब टाइप्स भी होता है फ्रेश वाटर का, तो समझ गए हो, इसको समझो। एक्वाटिक सिस्टम, एक्वाटिक सिस्टम में सारा वाटर बॉडीज आ गया। एक्वाटिक सिस्टम दो चीज में डिवाइड हुआ, पहला चीज हो गया फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, और दूसरा हो गया आपका मराइन इकोसिस्टम। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी क्या 0.5 ही एक्सेसिबल है, जितना भी अर्थ है उसमें से आपका 0.5 ही ह्यूमन बींग्स यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो यहां भी आपका दो टाइप आ गया, फ्रेश वाटर का भी दो टाइप आ गया, एक लॉटिक आ गया, एक आ गया लेंटिक आ गया, ठीक है। लॉटिक क्या है, अब लॉटिक का समझ लो फ्रेश वाटर क्या है।
फ्लोइंग वाटर सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लॉटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेश वाटर का दो पार्ट आ गया, एक लॉटिक और एक लेंटिक। स्टिल वाटर इकोसिस्टम लाइक पॉन्ड एंड लेक्स, इसको क्या बोलते हैं, लेंटिक। जो पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में फ्लो कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे लॉटिक। और जो वाटर आपका मतलब फ्लो नहीं कर रहा है, एक तरीके से पॉन्ड आप लोग देखते हो, लेक्स देखते हो, वहां का पानी फ्लो नहीं करता है, जस्ट वहां पे रहता है, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं होता है पानी का, वो आ गया आपका लेंटिक में, ठीक है। यहाँ पे वेटलैंड भी है। ऐसा एरिया तीन तरीके में डिवाइडेड है, यहाँ लॉटिक हो गया, लेंटिक हो गया और यहाँ वेटलैंड हो गया। वेटलैंड क्या है भाई, एरियाज वेयर सॉइल रिमेन सैचुरेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम, स्वैम्प एंड मार्शेस, मतलब जहां का सॉइल आपका थोड़ा सा गीला हो, वेट हो, उसी को हम लोग बोलते हैं वेटलैंड्स, ठीक है। तो ये आपका तीन पार्ट आ गया फ्रेश वाटर का, जिसको आपको पढ़ लेना है और एक अपने माइंड में डायग्राम बना लेना है भाई, कि कैसे एक्वाटिक सिस्टम आपका, एक्वाटिक इकोसिस्टम आपका डिवाइडेड है, ठीक है। और यहाँ पे समझ लो मराइन इकोसिस्टम क्या है, इंक्लूड्स ओशियन, सी एंड कोरल रीफ। और देखो यहाँ पे डिफरेंस आपको खुद समझ में आ गया कि पॉइंट आपको अलग कैसे करना है। यहाँ पे क्या था, रिवर, लेक्स, पॉन्ड एंड वेटलैंड, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया मराइन में, ओशियन, सीज एंड कोरल रीफ, ठीक है। तो कोरल अगर नहीं देखे हो तो लक्षद्वीप आइलैंड में मिलता है, तो एक बार गूगल में जाके सर्च कर लेना कोरल होता क्या है, दिखता कैसे। एक बार अगर आप लोग देख लोगे ना तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि भाई कोरल क्या है, मराइन इकोसिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, उसमें लो कंटेंट सॉल्ट था ना, यहाँ पे सॉल्ट का क्या था, कंटेंट बहुत ही लो था, लेकिन मराइन में क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। इस बात को ध्यान रखना। अगर डिफरेंस बिटवीन भी आ जाता है तो डेफिनेशन को ही आप लोग क्या करना, डिफरेंस बिटवीन में बना लेना, ठीक है। दिस कवर अराउंड 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड सपोर्ट अ वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, वेल्स, शार्क, डॉल्फिन एंड कोरल रीफ। वेल्स, शार्क, डॉल्फिन्स कहाँ पे रहते हैं, मराइन इकोसिस्टम में रहते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझ लो कि मराइन इकोसिस्टम है क्या। तो होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। और कहीं भी डाउट होता है तो भाई कमेंट करके पूछ लेना, या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नंबर वगैरह भी मिल जाएगा हमारे ऑफिस नंबर का, या ऑफिस नंबर पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो और कुछ भी डाउट हो। और मुझे नहीं लगता भाई ईएनवीएस को लेके आप लोग को डाउट होगा, ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश ही कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताने का कोशिश करूँ, ठीक है। व्हाट इज टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है और इसका टाइप्स क्या है अब आपको बता देते हैं। टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम इज अ लैंड बेस्ड कम्युनिटी वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद सॉइल। ऐसा टेरिस्ट्रियल देख लो भाई, टेरिस्ट्रियल मतलब होता ही है लैंड, ठीक है, लैंड का यहाँ पे बात हो रहा है। लैंड पे जो भी इकोसिस्टम आप लोग देख रहे हो वो इंटरेक्ट करता है सॉइल से, वाटर से, सनलाइट से, टेम्परेचर से, है ना। तो वो ऐसा सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब इन्फ्लुएंस किससे होता है भाई, इन्फ्लुएंस वाला चीज आप लोग देख लो, इन्फ्लुएंस्ड बाय क्या, टेम्परेचर, रेनफॉल और सनलाइट, ठीक है। इंटरेक्ट करता है सॉइल एयर से और इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, रेनफॉल और सनलाइट। और ये रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट मिला के ना एक ऐसा इकोसिस्टम बनाता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम बनाता है टेरिस्ट्रियल, मतलब लैंड के ऊपर में। कैसे बनाता है आपको बता देते हैं। जो पहला इकोसिस्टम है वो आपका है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया जो कि लैंड पे होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, टुंड्रा इकोसिस्टम हो गया और डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया। तो आप लोग समझ लो कि जो भी इकोसिस्टम लैंड पे बन रहा है और इन्फ्लुएंस्ड किससे हो रहा है, देखना कहीं कोई रीजन में आप डेजर्ट पे जाओगे, राजस्थान जगह पे, ठीक है, तो वहां पे आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा मिलेगा सुबह की ओर, तो वहां का इकोसिस्टम एक अलग बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में जाओगे तो वहां का सिस्टम अलग बना हुआ है ना। साउथ की तरफ जाओगे तो वहां का सिस्टम अलग बना हुआ है। तो ये सब चीज, ये सब डिफरेंस कहाँ से आता है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर में डिफरेंस है, रेनफॉल में डिफरेंस है कि कब कहाँ पे बारिश होना चाहिए, सनलाइट पे डिफरेंस है ना। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले आपका सूरज मतलब राइज होता है ना, लेकिन लेट होता है गुजरात में। तो बहुत कुछ डिफरेंस आने लगता है, इसीलिए सभी जगह का इकोसिस्टम अलग अलग बनता है। पहला आता है आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एरियाज डोमिनेटेड बाय ट्रीज एंड श्रब्स, कैन बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेचर डेसिडियस फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। यहाँ पे ट्रीज एंड श्रब्स का बात हो रहा है, मतलब ऐसा एरिया जो डोमिनेटेड किससे है, ट्रीज से है और श्रब से है। आप लोग बायोलॉजी में ये टर्म्स पढ़े होंगे, ट्रीज में ही श्रब्स आता है, ये सब पार्ट आता है। तो ऐसा एरिया जहां पे ट्रीज से डोमिनेटेड है और श्रब्स है, उसी को हम लोग बोलेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम। कीवर्ड आप लोग पहचानो, कोई भी डेफिनेशन का एक कीवर्ड होता है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको कीवर्ड मिल जाएगा हर एक डेफिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा बनता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बनता है, टेम्परेट डेसिडियर फॉरेस्ट बनता है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट बनता है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम समझ गए हो कैसा फॉरेस्ट बनता है। और यहाँ पे डोमिनेटेड ज्यादा किससे होता है, ट्रीज से होता है और श्रब से होता है। ग्रास लैंड इकोसिस्टम क्या होता है, डोमिनेटेड बाय ग्रासेस एंड हर्ब्स। यहाँ पे श्रब्स था, यहाँ पे हर्ब्स है, यही आपका कीवर्ड्स हो गया, एक डेफिनेशन का कीवर्ड्स हो गया, ठीक है। ग्रास ज्यादा है, हर्ब्स ज्यादा है। फाउंड कहाँ पे होता है,
विथ मॉडरेट रेनफॉल। यहाँ पे था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे था आपका मॉडरेट रेनफॉल। तो ये सारा पॉइंट है ना भाई, यही डिफरेंस आपको अलग करता है। अगर आप लोग इसी को गलत लिख के आ जाओगे एग्जाम में, तो एग्जामिनर और सीओ कोई भी मार्क्स नहीं देगा। चाहे आप लोग एफएसआई करवा लो, रीचेक करवा लो पेपर, तब भी आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर आप लोग मत बोलना कि भैया नंबर नहीं मिला। ये सब पॉइंट आप लोग अपने पेपर में भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर का क्या करना, शॉर्ट नोट्स बनाते चलना, ठीक है। और ये स्टडी मटेरियल आपको कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टुंड्रा इकोसिस्टम ये कहाँ पे फाउंड होता है, पोलर रीजन, मतलब ठंड के जगह पे यहाँ फाउंड होता है। कोल्ड टेम्परेचर होता है, लिटिल वेजिटेशन होता है, मोस्टली मोसेस एंड लीचेन। ये आपका भाई आपका समझ लो एक तरीका का ऑर्गेनिज्म ही है। मोसेस एंड लीचेन जैसे एल्गे होता है वैसे ही होता है मोसेस एंड लीचेन। तो वहां पे ये फाउंड होता है, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल में डाल सकते हो। डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। डेजर्ट क्या है, ड्राई एरिया होता है, वेरी लिटिल रेनफॉल। जहां डेजर्ट का बात आ गया वहां रेनफॉल तो भाई वेरी लिटिल होगा ही होगा, है ना। एंड स्पार्स वेजिटेशन ये आपका आ गया। ऑर्गेनिज्म आर एडेप्टेड टू सर्वाइव एक्सट्रीम हीट एंड ड्रॉट कंडीशन। जैसे कि आप मान लो कैक्टस देख लो, ठीक है, वो ज़ेरोफाइट्स में आता है। क्यों आता है भाई, कैक्टस देखोगे तो उसका लीव्स नहीं होता है, ठीक है, उसका कैक्टस होता है। क्योंकि अगर कैक्टस का आपका लीफ हो जाए ना, मतलब लीफ आपका हो जाए, तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए वहां का कैक्टस क्या करता है, खुद को ऐसे अडेप्ट किया है ना, उसका सरफेस एरिया भी कम हो गया। अगर उसका एक टेंटिकल्स देखोगे, उसका सरफेस एरिया कम हो गया। इससे भाई वाटर जो होता है प्लांट से ज्यादा निकल नहीं पाता है, ठीक है। तो इसीलिए कैक्टस होता है, ठीक है, ये ज़ेरोफाइट्स में आता है। इसीलिए वहां पे लीफ नहीं पाया जाता है। कोई भी पेड़ में वहां ध्यान दोगे तो वहां लीफ नहीं होता है, क्योंकि लीफ का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिससे कि वाटर का जो निकलने का प्रवाह है ज्यादा निकल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कैक्टस खुद को ऐसे अडेप्ट कर लिया है उस रीजन में, वहां पे सरवाइव कर लेता है कैक्टस जैसा प्लांट। और बहुत सारा, जैसे कैमल आप लोग देख लोगे, कैमल पाया जाता है डेजर्ट एरिया में, है ना। तो वो खुद को ऐसा अडॉप्ट कर लिया है जिससे भाई उसको तकलीफ नहीं होता है, वो बहुत देर तक बिना पानी का भी रह सकता है। तो ये सारा चीज है, जो जैसा इकोसिस्टम में रहता है वैसा वो इकोसिस्टम में एडप्ट हो जाता है। मतलब वो खुद को अपने आप को ढाल लेता है उसी इकोसिस्टम में, या भाई खुद को चेंज कर लेता है। तो यही होता है इकोसिस्टम का प्रभाव, ठीक है। तो ये सारा चीज है। अब पूछा जाएगा कि फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या है। तो पहला फंक्शन, ये 4-5 पॉइंट आप लोग लिख के ही याद करना। अब इसमें मत पूछना कि भैया इसको कैसे याद करें, आपको लिखना ही होगा। तो इकोलॉजी रेगुलेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस, यहाँ पे देखो 4 मेन फंक्शन है, 4 से 5 आपको याद करना है। अगर फंक्शन पूछा तो इसी में से आपको लिख के आना है। रेगुलेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस, मेंटेन बैलेंस अमंग प्लांट्स एनिमल एंड माइक्रोब्स टू सपोर्ट एंड सर्वाइवल। रेगुलेशन क्या करता है, लाइफ प्रोसेस को करता है। इकोसिस्टम क्या करता है, हर एक चीज को बैलेंस करके रखता है, ठीक है। चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल में हो। ऐसा कभी नहीं देखोगे कि भाई एनिमल्स का संख्या बढ़ गया, प्लांट्स का संख्या बढ़ गया। इकोसिस्टम है ही ऐसा, बनाया ही ऐसा गया है वो नेचुरली, कि भाई हर एक चीज को बैलेंस करके चलना। जैसे कि मैंने आपको लायन का एग्जांपल दिया कि लायन अगर खत्म हो जाता है तो कैसे कैसे भाई हम लोग को डायरेक्टली इन्फेक्ट करता है। कोई अगर सोचेगा भी नहीं कि एक लायन अगर नहीं होगा फॉरेस्ट में या इन्वायरमेंट में तो कैसे एक ह्यूमन बींग को इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए एक लाइफ प्रोसेस में क्या करता है, रेगुलेशन लाता है लाइफ प्रोसेस में, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सपोर्ट फॉर न्यूट्रिएंट साइकिल, ब्रेक डाउन ऑफ डेड मैटर, रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स। क्या करता है, सपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट साइकिल में। जैसे कि आप लोग जानते हो डिकम्पोजर होते हैं ना, डिकम्पोजर क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं डेड मैटर को। वो डेड मैटर क्या करता है, न्यूट्रिशन मिलाता है भाई, न्यूट्रिशन मिल जाता है सॉइल में, और वो सॉइल से न्यूट्रिशन किसको डायरेक्ट मिलता है, प्लांट को। तो भाई सपोर्ट करते हैं ये न्यूट्रिएंट साइकिल में, ठीक है। एनर्जी फ्लो, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जैसे कि आप लोग देख रहे हो सन थ्रू प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। जो लाइफ का जो फूड चेन चल रहा था आपका, कैसे चल रहा था, प्रोड्यूसर चल रहा था, प्रोड्यूसर को कौन कर रहा था, प्राइमरी, फिर आपका टर्शरी, है ना। तो वैसे ही आपका क्या करता है, मेंटेन क्या करता है, एक एनर्जी फ्लो को मेंटेन करके रखता है। और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को क्या करता है, एक प्रोड्यूसर से लेके टर्शरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, उस पर देते जाता है, ठीक है, ट्रांसफर होते जाता है। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, जैसा कि आपको बता दिए कि एक स्टेबल रिलेशनशिप मेंटेन रखता है वो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट में, ठीक है। प्रोवाइड हैबिटेट, सभी लोग को एक मतलब समझ लो ऑफर लिविंग स्पेस फॉर मिलियन ऑफ स्पीसीज इंक्लूडिंग ह्यूमन। हम लोग भी इसमें इंक्लूड होते हैं, सारे एनिमल्स को, सारे ऑर्गेनिज्म स्पीसीज को, सभी को क्या मिलता है, एक एड्रेस मिलता है। मैंने क्या बोला, हैबिटेट मतलब क्या होता है, एक एड्रेस होता है, मतलब रहने का जगह, एक रहने का जगह इकोसिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो ये सारा हो गया फंक्शन आपको। पहला हो गया रेगुलेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस, कैसे वो मेंटेन करता है बैलेंस, प्लांट्स एनिमल्स माइक्रोब्स।
टू सपोर्ट सर्वाइवल, सपोर्ट करता है सर्वाइवल में। कैसे सपोर्ट करता है आप लोग जैसा कि देख सकते हो, ये जस्ट आपको पॉइंट याद रख करके रख लेना है। सपोर्ट फॉर न्यूट्रिएंट साइकिल, एग्जांपल में डिकम्पोजर वाला दे देना। एनर्जी फ्लो, ट्रांसफर करता है एनर्जी को प्रोड्यूसर से लेके सेकेंडरी टर्शरी ऐसे करके प्रोड्यूसर और एक फूड चेन बनाता है। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो इन्वायरमेंट है उसमें एक बैलेंस क्रिएट करने का पूरा ट्राई रहता है इकोसिस्टम का, कि एक बैलेंस मेंटेन हमेशा रहे, ठीक है। प्रोवाइड हैबिटेट, रहने का जगह। इकोसिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, एक इकोसिस्टम सभी को प्रोवाइड करता है। अब आते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी फूड चेन बता दिया ना, वैसे ही आपका ये पहली बात तो अगर ये पूछ ले एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, तो डायरेक्टली आप लोग ये फूड चेन पहले बना लेना, ठीक है। ये फूड चेन आराम से बना लेना। पहले बनाना ग्रास प्रोड्यूसर में आ गया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी फ्रॉग लिख लेना, स्नेक, ईगल और यहाँ पे डिकम्पोजर, ठीक है। ये आप लोग फूड चेन बनाना। देन आप लोग आंसर स्टार्ट करना। कैसे स्टार्ट करना है देखो, पहला प्रोड्यूसर, अब जैसे जैसे डायग्राम बनाए थे उसी को बस एक्सप्लेन कर जाना है। यूज सनलाइट फोटोसिंथेसिस टू मेक केमिकल एनर्जी टू स्टोर इन फूड, कैसे वो सनलाइट को यूज करता है फोटोसिंथेसिस में और उससे अपना क्या बनाता है, फूड बनाता है। दिस एनर्जी पासेस टू प्राइमरी कंज्यूमर, कैसे पास होता है, व्हेन दे ईट प्लांट, जैसे कि ग्रास ओपर आपका एग्जाम्पल हो गया, तो एग्जाम्पल में आप लोग दे देना डायग्राम बनाने के बाद ग्रास ओपर। सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया कार्निवोरस, गेन एनर्जी बाय ईटिंग हार्बीवोरस एंड टेरेस्ट्री कंज्यूमर ईट सेकेंडरी, मतलब एक दूसरे को खाता है। प्राइमरी अब किसका फूड हो गया, सेकेंडरी का, ठीक है। तो ये वाला चैन आप लोग याद रखना। और यहाँ पे लास्ट में एक पॉइंट जरूर दे देना, एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब वन वे होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आप लोग उल्टा कर रहे हो, उल्टा नहीं, ठीक है। ये फूड चेन इसी वे में चलेगा, एक ही डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। अगर इस तरफ से चला रहे हो तो इस तरफ से, इस तरफ से चला रहे हो, ठीक है। इसका यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये चलता है। तो ये वाला पॉइंट आप लोग अपने एग्जाम में लिख लेना कि ये वन वे होता है। डिक्रीज एट ईच स्टेप बिकॉज सम एनर्जी इज लॉस्ट एट हीट। अब देखो हीट का मतलब क्या है, जो भी आपका इस एनर्जी है ना, इस फूड में एनर्जी है, जैसे जैसे ट्रांसफर हो रहा है ना उसमें आपका एनर्जी लॉस होता है। मतलब प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर हो रहा है तो 90% आपका एनर्जी इसमें लॉस हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि 90% एनर्जी लॉस हो रहा है, अगर आप लोग फिजिक्स वगैरह पढ़े होंगे तो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मास आता है, एनर्जी नेवर बी नॉर बी क्रिएटेड नेवर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा पढ़े होगे आप लोग। तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है एनर्जी, यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। और 10% ही आपका क्या करता है, एक चीज से दूसरे जगह जाता है, ठीक है। मतलब प्रोड्यूसर से 10% एनर्जी हुआ, फिर जैसे जैसे कम होते होते आपका एनर्जी क्या होता है, कम ट्रांसफर होते जाता है, ठीक है। तो ये आपका फूड चेन में अप्लाई होता है। एनर्जी फ्लो इन यूनिडायरेक्शन, एक डायरेक्शन में होता है। डिक्रीज एट ईच स्टेप बिकॉज सम एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, ठीक है। एनर्जी आपका हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कम होते जाता है, तो इस बात को ध्यान रख लेना। इसके ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है, आपका पेपर में बस इतना ही काम आएगा, ठीक है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ जितना हो पा रहा है मैं अपने तरफ से बताने का, तो इस तरफ को इससे ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाने का जरूरत है, ठीक है। फूड चेन क्या होता है आपको बता दिए। फूड चेन शोज अ सिंपल लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ईच वन इज ईटन बाय द नेक्स्ट, एक दूसरे को खाते हैं, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर को ऐसे कर करके। इट डेमोन्स्ट्रेट हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो थ्रू द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में जो आप लोगों ने डायग्राम लिखा है उसी को आपको लिख देना है बस। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड चेन, तो क्या क्या कंपोनेंट होता है। पहला आता है सन, ठीक है। सन को कंपोनेंट में डाल देना अगर फूड चेन का कंपोनेंट पूछा जाए, ठीक है। और इकोसिस्टम का क्या कंपोनेंट होता है, अबायोटिक और बायोटिक, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ फूड चेन पूछा गया तो सन आ गया। फिर आता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद आता है और कंज्यूमर, और फिर आता है डिकम्पोजर। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये चार चीज तो भाई इतने देर से बता रहे हैं। तो कंज्यूमर क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है और डिकम्पोजर होता क्या है। तो जस्ट अपने साइड से एक बार क्या कर लेना, इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अगर डाउट आता है तो भाई पूछ लेना। एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन, यहाँ भी आपका देख लेना, एक्वाटिक फूड चेन होता है और एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन होता है। जैसा कि मैंने वो एग्जाम्पल में बताया था कि एक्वाटिक कहाँ, वाटर बॉडीज में जो फूड चेन चलता है, फाइटोप्लैंक्टन खाता है जू प्लैंक्टन को, जू प्लैंक्टन फिर खाता है स्मॉल फिश को खाता है लार्ज फिश, है ना। तो वो आपका आ गया एक्वाटिक फूड चेन में। टेरेस्ट्रियल में आ जाता है भाई ग्रास वाला, जो आपको ग्रास वाला दिए थे कि ग्रास को खाता है ग्रास ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, तो वो आ गया आपका टेरेस्ट्रियल फूड चेन में, ठीक है। अब आते हैं फूड वेब। फूड वेब देख लो भाई, food web is a complex network of several interconnected food chain showing multiple feeding relationship among organism in an ecosystem। फूड वेब क्या होता है, एक इकोसिस्टम जब बहुत सारी फूड चेन ओवरलैप करती है ना तो उसे फूड वेब कहते हैं। देखो दोस्त, बहुत सारा फूड चेन को मिला के ही फूड वेब बनता है। फूड वेब में आप यहाँ पे सिर्फ
क्या देख रहे हो, एक पाथ देख रहे हो, लेकिन फूड वेब में क्या है, कॉम्प्लेक्स पाथ होता है, बहुत सारा ऑप्शन होता है खाने को, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन देख रहे हो कि प्रोड्यूसर खा रहा है, प्रोड्यूसर को खा रहा है प्राइमरी कंज्यूमर, लेकिन फूड वेब में अगर आप जाओगे ना तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और यहाँ पे बहुत सारा ऑल्टरनेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक है कि एक अगर सिंगल डिस्टर्ब होगा तो होल चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा ऑल्टरनेटिव पाया जाता है, ठीक है। अगर प्रोड्यूसर ही नहीं रहेगा तो भाई आपका प्राइमरी तक नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोग ये डिफरेंस ना याद कर लेना कि फूड वेब क्या है भाई, बहुत सारे फूड चेन को मिला के एक ओवरलैप जब बनता है फूड चेन का, बहुत सारा फूड चेन का, तब उसे हम लोग फूड वेब में बोलते हैं। और फूड वेब क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसमें मतलब समझ लो अल्टरनेटिव चॉइस बहुत है, अल्टरनेट चीजें बहुत है। जैसे यहाँ पे लिखा गया वन ब्रेक कैन डिस्टर्ब होल चेन, एक चीज यहाँ पे ब्रेक होता है ना तो पूरा फूड चेन में आपका जो चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मोर स्टेबल है, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव पाथ ज्यादा है। तो ये चीज को आप लोग डिफरेंस बिटवीन में याद रख लेना, फूड वेब और फूड चेन को, ठीक है। और यहाँ पे बताने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, वही है फूड वेब बेटर शोज द कॉम्प्लेक्स फिटिंग रिलेशनशिप इन नेचर। फूड वेब क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है नेचर से, ठीक है। डेट्रियस फूड चेन क्या होता है, गिव एग्जांपल ऑफ डेट्रीवोरस, ठीक है। डेट्रीवोरस क्या है, डेट्रियस फूड चेन मतलब भाई डिकम्पोजर वाला फूड चेन, मतलब कैसे क्या डिकम्पोज होता है उसी को हम लोग डेट्रिटस फूड चेन बोलते हैं। A detritus food chain starts with dead organic matter. Detritus instead of living plants organism called detrivorous feed on this dead matter. जैसे ही भाई कोई भी मतलब समझ लो कोई भी ईगल या प्लांट अगर वो डेड हो जाता है तो उसके वरस क्या आ जाता है, उसके ऊपर क्या आ जाते हैं, डेट्रीवोरस ऑर्गेनिज्म डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसको वो क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं। जैसे ही वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होता है फिर वो जाता है सॉइल में, और सॉइल में जाके फिर कहाँ पे मिल जाता है, और सॉइल में मिल गया तो फिर कहाँ पे मिलता है, प्लांट में जाता है, और प्लांट में क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, अर्थवॉर्म, बीटल, मिलीपेड्स, ठीक है, वुड लाइस, ये सब। भाई वुड में जो आप लोग देखते हो ना व्हाइट व्हाइट करके, आप लोग डिस्कवरी वगैरह देखते होगे तो वहां आपको पता चलता होगा। तो एग्जाम्पल ऑफ डेट्रीवोरस का देख लेना, ऑर्गेनिज्म का नाम जो कि आप एग्जाम्पल में लिख लेना, ये आपका पूरा होता है। और रिसाइकिल कहाँ पे होता है, बैक टू द सॉइल, ठीक है। जो मैंने बताया कि डिकम्पोज करके सारा न्यूट्रिशन कहाँ पे आपका मिल जाता है, सॉइल में मिल जाता है, और सॉइल से ही क्या करते हैं, प्लांट्स खुद अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं एक्सप्लेन द वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल, और इसी को बोलते हैं हम लोग डबल फ्लो मॉडल, एनर्जी फ्लो मॉडल, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल तो इसी का आंसर सेम होगा। अगर डबल फ्लो पूछा गया कि डबल फ्लो एनर्जी मॉडल बताओ तो सेम आंसर आप लोग लिखोगे। यहाँ पे क्या होता है, जो इसका मॉडल है ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है और डिफरेंट वे में बढ़ता है। तो देख लेते हैं, द वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल डिस्क्राइब हाउ एनर्जी फ्लो थ्रू टू इंटरकनेक्टेड फूड चेन साइमल्टेनियसली, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रेस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है, एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर। इसमें भाई दो चीज ही याद रखना है आपको, एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर से प्रोड्यूस हो रहा है टू हार्बीवोरस टू कार्निवोरस, ठीक है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, प्रोड्यूसर से हो रहा है। लेकिन डेट्रियस फूड चेन से कहां से स्टार्ट हो रहा है, एनर्जी फ्लो फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। यहां से जब स्टार्ट हो रहा है ना वो डेड से स्टार्ट हो रहा है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, यहाँ पे प्रोड्यूसर वाला चीज नहीं है, यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट हो रहा है। तो यही आपका है वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल, और इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। अगर ये आता है तो इसी को दो पार्ट में आप लोग एक डेफिनेशन लिखना कि क्या है, इंटरकनेक्टेड होता है एक सिंगल चीज से और वो दो भाग में बढ़ जाता है, एक ग्रेजिंग में एक डेट्रियस फूड चेन में। ग्रेजिंग एनर्जी कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर से, फिर हार्बीवोरस में जाता है और फिर कार्निवोरस में जाता है। लेकिन डेट्रियस फूड चेन में क्या होता है, एनर्जी फ्लो फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर टू डेट्रियसफोरस एंड डिकम्पोजर, ठीक है। तो यही आपका डिफरेंस हुआ और इसी को अपने एग्जाम में आपको लिख के आना है। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना, द वाई शेप शोज द टू चेन सेपरेट एट द बेस प्रोड्यूसर, यही सब है और कुछ नहीं। हाँ तो भाई अब आ जाते हैं, ये हो गया आपका एक्सप्लेन द वाई शेप्ड हो गया। अब आते हैं व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन डिस्क्राइब्स इट्स टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द नेचुरल ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच इकोसिस्टम change and develop over time with one community replacing another until a stable climate community is formed। यहाँ पे क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब होता है इन्वायरमेंट में चेंजेस। इसका सिंगल लाइन में आपको बताएं तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच वन कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड बाय अनदर। एक ऐसा कम्युनिटी वो चेंज होके कोई नया कम्युनिटी में चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे कि मान लो भाई आपका जिराफ, ठीक है, जिराफ हो गया, फिश हो गया। देखो फिश पहले बहुत पहले क्या होता था, लैंड पे होते थे, ठीक है। जैसे जैसे वो वाटर बॉडीज में आए वो अपना गिल्स डेवलप कर लिए, गिल्स क्या कर लिए,
डेवलप कर लिए। तो ये एवोल्यूशन प्रोसेस जो चलता है ना, जो ग्रेजुअल प्रोसेस है वो चेंज होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन इन सिंपल वर्ड्स। कि कोई भी एक ऐसा कम्युनिटी जो धीरे धीरे क्या करे, खुद को सर्वाइवल के लिए चेंज कर ले, कम्युनिटी में खुद को ढाल ले या खुद को एवॉल्व कर ले, कुछ ऐसा चीज एडप्ट कर ले जिससे वो इकोसिस्टम में सर्वाइव कर पाए। जैसे कि क्या बोले एग्जांपल में, फिश, ठीक है, वो क्या डेवलप किए, गिल्स, पानी में रहने के लिए। वैसे ही आपका जिराफ भी ले लो, जिराफ भी ऐसा ऐसा जगह पे रहते थे जहां का ट्रीज का हाइट बहुत ज्यादा होता था। तो जिराफ पहले छोटे होते थे, ऐसे ही उनका अचानक से गर्दन लंबा नहीं हो गया, उनका भी बहुत टाइम लगा उनको चेंज करने में खुद को। वो सर्वाइवल के लिए इतना ट्रीज हाइट होता था कि वो गर्दन अपना ऊंचा करते करते इतना अपना हाइट कर लिए कि एक ऐसा समय आया कि सारे जिराफ का वो एक एवोल्यूशन प्रोसेस से गुजरे और सभी का क्या हुआ, वो हाइट एक ऐसा इंक्रीज हो गया कि वो आराम से अब ट्रीज का प्लांट या लीव्स खा पाते हैं, ठीक है। तो एक एवोल्यूशन प्रोसेस हमेशा से चलता आया। ह्यूमन में भी क्या हुआ, ह्यूमन पहले किस फॉर्म में थे, एप्स के फॉर्म में थे, वो किससे चेंज हुए, फिर आगे होमोसेपियंस के फॉर्म में। तो भाई हमारा भी एक एवोल्यूशन हुआ, तो इन्वायरमेंट में भी इकोलॉजिकल सक्सेशन होता रहता है, ठीक है। तो इतना ही आपको डेफिनेशन पढ़ना था कि एक नेचुरल और ग्रेजुअल प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ ईयर लगता है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, और जो फाइनल चीज होता है वो होता है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स फाइनल आपका प्रोसेस का पार्ट है। अगर आपसे प्रोसेस पूछा जाए कि भाई प्रोसेस बताओ, प्रोसेस क्या है इकोलॉजिकल का, तो ये आपका प्रोसेस है पहला। और भाई ये एग्जाम में आएगा नहीं, बट मैं आपको इन एक्स्ट्रा बता देता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख के रख लो कि प्रोसेस में आपका क्या आता है। पहला आता है आपका न्यूडेशन, फिर वहां पे आते हैं माइग्रेशन करके बहुत सारे एनिमल्स, फिर वहां पे क्या होता है एसिसिस, जिसको बोलते हैं फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म जो पहला आता है किसी लैंड पे जो रहने के लिए, उसको बोलते हैं। फिर एग्रेशन, फिर आता है कंपटीशन एंड कोएग्जिस्टेंस, फिर आता है रिएक्शन, और फिर लास्ट में स्टेबिलिटी और क्लाइमेक्स। ये आपका प्रोसेस है जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, ये आपका प्रोसेस का एक सिंगल पार्ट है। अगर आपको एग्जाम में लिखना हुआ इकोलॉजिकल सक्सेशन के साथ तो आप लोग प्रोसेस लिख सकते हो। अब लेकिन इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है ना, दो पार्ट में आपका डिवाइडेड है। कैसे, यहाँ पे देखो प्राइमरी सक्सेशन और एक यहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन। इसमें होता क्या है आपको सिंपल वर्ड्स में बता देते हैं। कोई भी एक फॉरेस्ट है, वहां पे बैरन रॉक्स है, क्या है, रॉक्स है, वहां पे कोई सॉइल नहीं है, कोई भी सॉइल नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, धीरे धीरे भाई वहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी माइक्रोब बैक्टीरिया वहां पे आएंगे, रहेंगे, और वहां पे धीरे धीरे क्या होगा ना, वहां का वेजिटेशन चेंज होगा। चेंज होने से क्या होगा, फिर और भी एनिमल्स वहां पे रहेंगे, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली प्रोसेस, मतलब धीरे धीरे। जहां पे नो सॉइल था, ये चीज याद रखना, यहाँ पे प्राइमरी जो सक्सेशन है यहाँ पे नो सॉइल, ठीक है, कोई भी सॉइल वगैरह नहीं है। अब ये धीरे धीरे एवॉल्व करके ये इकोलॉजिकल सक्सेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे, और लास्ट में फाइनल में ये अपना पूरा फॉरेस्ट बन के रेडी हो जाएगा, एक इकोसिस्टम रेडी हो जाएगा। तो ये जो नो सॉइल से लेके जो इसका सफर था फाइनल स्टेज का, मतलब क्लाइमेक्स का, यही आपका होता है प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी मतलब वहां पे कोई भी सॉइल फाउंड नहीं था, वहां पे कुछ नहीं था, लेकिन अब वहां पे पूरा फॉरेस्ट बन के रेडी हो गया। अब इसी का आता है भैया सेकेंडरी सक्सेशन, मतलब क्या होता है, तो आपको बता देते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, हैपेंस इन द एरिया वेयर प्रीवियस कम्युनिटी वाज डिस्टर्ब बट सॉइल रिमेन्स लाइक आफ्टर फायर और फ्लड्स। ऐसा एरिया जहां पे जंगल, जैसे यहाँ पे अब बन गया क्लाइमेक्स में फॉरेस्ट बन गया, अब वहां पे लग जाता है भाई आग या कोई फ्लड आ जाता है, वो एरिया पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा तो नहीं कि भाई पूरा ऐसा है कि पूरा सॉइल ही हट जाए वहां का, नहीं, वहां पे कुछ तो बचेगा ही, ठीक है, कुछ तो कुछ बचेगा ही। फिर वहां से जो स्टार्ट होता है ना, फिर वो धीरे धीरे एवॉल्व करके फिर वो अपने फाइनल पोजीशन पे आते हैं, और फिर अपना एक फॉरेस्ट यहाँ पे क्रिएट होता है। तो इसी को बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन, जहां पे भाई यहाँ पे आपको क्या था, प्रीवियस कम्युनिटी एग्जिस्ट करता था, वहां पे कोई भी एक, मतलब समझ लो कोई भी डिजास्टर आया, कोई भी वॉल्केनिक एरप्शन हो सकता है, चाहे वो कोई भी फ्लड हो सकता है, उसको पूरा डिस्टर्ब किया, और फिर वहां से धीरे धीरे एवॉल्व करके वो पूरा कम्युनिटी एक बना। अब इसी का ना स्टेजेस को हम लोग बोलते हैं सिरे, स्टेजेस ऑफ, ठीक है। अगर स्टेजेस ऑफ सक्सेशन होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरे। तो व्हाट इज द सीरे इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो भाई इसका डेफिनेशन आप लोग रट लेना, देख से दो बार रटोगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया कि सक्सेशन को ही, इसका स्टेजेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीरे बोलते हैं, ठीक है, स्टेजेस ऑफ सक्सेशन। यहाँ पे देखो, अ सीरे इज द फुल सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज और स्टेजेस इन सक्सेशन फ्रॉम द फर्स्ट कोलोनाइजर टू द फाइनल स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी। देखो मैंने यहाँ प्रोसेस में भी बताया कि एक स्टेबिलिटी आता है, एक क्लाइमेक्स आता है। क्लाइमेक्स आपका लास्ट पार्ट होता है, और क्लाइमेक्स तक पहुंचने तक मतलब मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है किसी को भी, ठीक है। कोई भी, चाहे वो प्लांट हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी एनिमल हो, अगर वो इस प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है ना, तो मतलब मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है चेंज होने में। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिरे बोलते हैं। प्राइमरी सिरे क्या होता है,
सक्सेशन बिगिनिंग ऑन न्यू लैंड विदाउट प्रीवियस लाइफ, ऐसा सक्सेशन जहां पे बिगिनिंग क्या हो रहा है, न्यू लैंड पे हो रहा है, कोई भी वहां पे कोई भी लाइफ पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, जैसे कि आपका बेयर रॉक्स, जैसे कि मैंने आपको प्राइमरी सक्सेशन में बताया। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेरे। और सेकेंडरी क्या हो गया, जो आप लोगों ने यहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन पढ़ा है ना, सेम वैसा ही डिस्टर्बेंस हुआ, वहां पे एग्जिस्ट करता था कोई इकोसिस्टम, और वो डिस्टर्ब होके फिर से वो क्रिएट होना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेकेंडरी सीरे। तो भाई ये दो चीज, ये दो डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर से, एग्जाम में आता ही आता है, कोई भी शिफ्ट में मिलेगा बट मिलेगा इससे क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, हम और तुम मिलके सबको ही क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। और अगर इंडिविजुअल मिल गए ना, और ऐसे ही करते करते क्या बनेंगे, डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन वन एरिया। अब जैसे ही एक इंडिविजुअल मिलके पॉपुलेशन बनाया, वैसे ही सारे पॉपुलेशन मतलब सबको ही मिल जाए, पॉपुलेशन बनते बनते कम्युनिटी बनना, क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कम्युनिटी बना, कम्युनिटी में फिर डिवीजन आ जाता है, जैसे हम लोग में डिवीजन हो जाता है ना, तो वैसे ही कम्युनिटी में एक डिवीजन आना शुरू हो जाता है। और कम्युनिटी इकोलॉजी क्या होता है, इसी कम्युनिटी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन क्या होता है, इंटरेक्शन अमंग स्पीसीज इन कम्युनिटीज, देयर स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन, अबंडेंस पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक एंड रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप होता है एक समझ लो कम्युनिटी में इन्वायरमेंट के साथ, उसी के स्टडीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कि कम्युनिटी इकोलॉजी क्या बोलते हैं, स्टडीज इंटरेक्शन अमंग स्पीसीज इन कम्युनिटीज, द स्ट्रक्चर, अबंडेंस, डेमोग्राफिक एंड रिलेशनशिप, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका कम्युनिटी इकोलॉजी। अब पढ़ते हैं व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड क्या है इकोलॉजिकल का, ये भाई एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें बताया जाता है कि कौन से पिरामिड में कितना, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे आपका एनिमल्स है काउंट किया जाता है, बायोमास काउंट किया जाता है। तो इसका आपको डायरेक्ट डेफिनेशन याद करके जाना होगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर, एनर्जी और बायोमास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, बायोमास कितना होता है, नंबर ऑफ एनिमल्स ऑर्गेनिज्म में ट्रॉपिक लेवल पे कितने होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया जाता है, बताने के लिए कि भाई कितना इंडिविजुअल है, नंबर है, एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, किस, एक डायग्राम बनता है पिरामिड का। ठीक है, ऐसे ट्रॉपिक लेवल बनता है, अगर आप लोग देखे होंगे, जो मैंने पिछले भी बताया कि ट्रॉपिक लेवल होता है। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रॉपिक लेवल, पिरामिड बनता है, तो इसी फॉर्म को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी का नाम दिया गया है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पिरामिड बनाया जाता है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर क्या है, इसको सिंपली आपको याद कर लेना है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोज द काउंट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल। इसमें कुछ भी बताने वाला चीज नहीं है, जस्ट ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहां पे काउंट किया जाता है हर एक टॉपिक लेवल में कितना क्या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। पिरामिड ऑफ बायोमास शोज द टोटल लिविंग मास एट ईच ट्रॉपिक लेवल, कितना बायोमास हर एक ट्रॉपिक लेवल पे है वो काउंट करना पड़ता है। तो भाई डायरेक्ट आपको इसमें डेफिनेशन ही याद करना है, कुछ भी इसको अपने मन से बनाना नहीं, डायरेक्ट आपको इसको लिख के या याद करके आपको चले जाना है। पिरामिड ऑफ एनर्जी शोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट ईच लेवल ऑलवेज अपराइट। मैंने क्या बोला कि हर एक ट्रॉपिक लेवल में, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, प्रोड्यूसर से आपका जाए आपका सेकेंडरी कंज्यूमर में, फिर टर्शरी में, लेकिन यहाँ पे जो जा रहा है ना फूड का, चेंजेस हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है एनर्जी, उसमें हमेशा ही वहां पे एनर्जी लॉस होता ही है। ठीक है, एनर्जी लॉस होता ही है। तो ये चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, एक इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं। तो अलग अलग पिरामिड है, इसको आपको रट लेना है, जो एग्जाम में डायरेक्टली 2 मार्क्स में आ जाएगा। ठीक है, और कहीं भी आएगा तो भाई इसको आप लोग लिख लेना। यहाँ भी वही सेम चीज बताया गया है, पिरामिड ऑफ नंबर क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है। और नहीं समझ में आएगा तो भाई रिवीजन में फिर से हम लोग इसको अच्छे से बताएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तो उसका भी टेंशन नहीं लेना है। अब आपको बताते हैं डिफाइन एंड एक्सप्लेन इकोटोन क्या होता है। ठीक है, इकोटोन समझने से पहले ये डायग्राम मैंने जो यहाँ लगाया है ना, ध्यान से समझो इकोटोन होता क्या है। अगर डायग्राम आप लोग समझ लोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इकोटोन होता क्या है। तो देखो यहाँ पे इकोसिस्टम एक एक हुआ, लैंड वाला इकोसिस्टम हो गया यहाँ पे। ठीक है, E1 इकोसिस्टम लैंड, यहाँ पे इकोसिस्टम दूसरा, यहाँ पे हो गया एक्वाटिक। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे हो गया एक्वाटिक, यहाँ पे हो गया आपका लैंड। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशनल जोन बनता है ना, मतलब ये एक तरफ हो गया एक्वाटिक, एक तरफ हो गया लैंड, और जो बीच में बन रहा है, जो बीच में आ रहा है इनके, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, जो बीच में आ रहा है, लैंड एक इकोसिस्टम के बीच में आ रहा है और ये दूसरे इकोसिस्टम के जो बीच में आ रहा है, इसी को हम लोग इकोटोन बोलते हैं। और यहाँ पे मेनली 2-3 चीज ही फॉर्म होता है। पहला तो कोरल रीफ, एग्जाम्पल
वेटलैंड्स जहाँ पे भाई मॉइस्चर सॉइल में बहुत ज्यादा होता है, एक मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। ये आप लोग देखोगे सुंदरबन में मैंग्रोव फॉरेस्ट जो सॉल्टी पानी में भी भाई उगता है ना। तो आप लोग देखना एक लैंड पे है, एक यहाँ पे आपका एक्वाटिक में है, उसके बीच में आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट पूरा फैला हुआ है सुंदरबन में। तो यही इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। तो ये डायग्राम अगर हो पाए तो आप लोग हमेशा बना के आना, अगर 5 मार्क्स में आपका दिया तो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन, एन इकोटोन इज अ ट्रांजिशनल एरिया वेयर टू डिस्टेंट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम वन लैंड जैसा कि बताया, और यहाँ एक्वाटिक और biome meet and integrate like where a forest meet and grassland. It usually has high species diversity and unique characteristics. देखो यहाँ पे क्या है, जो इसका है ना मैंग्रोव का, इसका कुछ अलग ही एक बनता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स अलग ही बनता है, ठीक है। अगर ये दोनों इकोटोन में आ जाता है ना तो इसका इकोसिस्टम में अलग ही एक कैरेक्टरिस्टिक बनाता है। जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गया, सॉल्टी पानी में उगता है ना, ब्रीदिंग का सेंस भी अलग है, पानी से आपका देखना रूट निकलता है। तो इकोटोन इसी को बोलते हैं, जहां पे दो इकोसिस्टम मिलता है, वहां के जो बीच का जो डिफरेंस है उसी के बीच में आपका इकोटोन मतलब बनता है, ठीक है। एग्जांपल में आ गया मैंग्रोव फॉरेस्ट आर एन इकोटोन बिटवीन मराइन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मैंग्रोव फॉरेस्ट एग्जांपल में डाल देना, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब एज इफेक्ट क्या हुआ और एज स्पीसीज क्या हुआ। एज इफेक्ट वही हुआ भाई, एज इफेक्ट रेफर्स टू अ चेंजेस इन स्पीसीज पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर द एट द बाउंड्री इकोटोन बिटवीन टू हैबिटेट। जहाँ पे दो हैबिटेट का भाई मीटअप हो रहा है, जहाँ इकोटोन बन रहा है, वहां अगर कोई भी इफेक्ट हो रहा है ना वहां का पॉपुलेशन में, कम्युनिटी में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एज इफेक्ट, ठीक है। और एज स्पीसीज क्या हुआ भाई, वहां के स्पीसीज में चेंजेस, ठीक है। एज स्पीसीज आर ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव प्राइमरली इन दिस इकोटोन एरिया। वहां भी जो रहते हैं वहां भी आपका जो चेंजेस होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं एज स्पीसीज। तो इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने वाला चीज नहीं है। एज इफेक्ट्स आपका इंपॉर्टेंट है इसमें से, एज इफेक्ट, ठीक है। और एज स्पीसीज आप लोग एक बार याद कर लेना, बस एक सिंगल लाइन का है कि और आर ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव प्राइमरीली इन दिस इकोटोन एरियाज। डिफाइन हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट आपको ऑलरेडी बता दिए। हैबिटेट मतलब होता है भाई एड्रेस, कोई भी ऑर्गेनिज्म का, कोई भी लिविंग बींग का जो एड्रेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। और इकोलॉजिकल निशे क्या होता है, इकोलॉजिकल निशे आपको बताते हैं, पहले हैबिटेट का डेफिनेशन देख लेते हैं। द फिजिकल प्लेस और इन्वायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, जहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ, कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ जहां पे रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। इकोलॉजिकल निशे क्या होता है, निशे मतलब होता है फंक्शनैलिटी, ठीक है। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम में एक रोल होता है, एक फंक्शन होता है। जैसे कि आप लोग कोई रूम में या कोई भी घर पे रहते होगे तो लिजार्ड देखते हो, तो लिजार्ड को क्या बोलते हैं, क्लीनर बोलते हैं, इन्वायरमेंट क्लीनर बोलते हैं। वो जितना भी छोटा छोटा इंसेक्ट होता है उसको खा लेता है, वो साफ रखने का कोशिश करता है, तो उसका एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल निशे। तो हर एक इकोलॉजिकल निशे में अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग फंक्शन होता है एक इकोसिस्टम में। तो इस चीज का डेफिनेशन आपको बस यहाँ पे देख लेना है। इकोलॉजिकल निशे क्या है, द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन इट्स हैबिटेट, अपने हैबिटेट में इंक्लूडिंग हाउ इट गेट्स फूड, कैसे वो फूड पाता है, इंटरेक्ट कैसे करता है और सर्वाइव कैसे करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया किसका, लिजार्ड का, कि कैसे वो फूड पाता है, कैसे वो इंटरेक्ट करता है और कैसे वो सर्वाइव करता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल निशे बोलते हैं। और इसमें कुछ कुछ टर्म्स आपको पढ़ लेना है, जैसे कि भाई कार्निवोरर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डेट फीड्स ऑन अदर एनिमल। कंज्यूमर क्या होता है भाई, ऑर्गेनिज्म डेट मस्ट कंज्यूम अदर फॉर एनर्जी, ठीक है, डिपेंडेंट होता है। डिकम्पोजर क्या होता है, ब्रेक डाउन डेड मैटर एंड वेस्टेज। फूड चेन क्या होता है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। और भाई लास्ट ही है, ज्यादा आपको वेट नहीं करवाएंगे, फूड वेब क्या होता है, इंटरकनेक्टेड विथ फूड चेन, बहुत सारा फूड चेन मिला के ओवरलैप जो करता है उसी में हम लोग फूड वेब बोलते हैं। और फूड वेब क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और इसका बहुत ही ऑल्टरनेट होता है, ठीक है। यहाँ अगर कोई भी स्टेप में आपका ब्रेक, मतलब कोई भी ब्रेक होता है तो डिस्टर्ब नहीं होता है, बहुत सारा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होता है फूड वेब में, ठीक है। लेकिन फूड चेन में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी एक लेवल में आपका ब्रेक आता है ना, डिस्टर्बेंस होता है, तो वो पूरा फूड चेन आपका बिगड़ सकता है। हर्बीवोरस क्या होता है, जो प्लांट को ईट करता है। प्रोड्यूसर क्या होता है, जो खुद का फूड खुद से बनाता है। ऑटोट्रोफ क्या होता है, प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, यूजली प्लांट्स एंड एल्गी, मतलब दोनों सेम ही है, समझ लेना। हेट्रोट्रोफ क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। इकोटोन क्या होता है, एक ट्रांजिशन जोन बिटवीन, रुक जाओ, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम। जैसा कि मैंने बताया, एक लैंड, एक यहाँ पे एक्वाटिक, और बीच में आपका क्या बनता है, इकोटोन बनता है, ठीक है। एज इफेक्ट क्या हुआ, चेंज इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर एट एजेस। जो चेंजेस मिल रहा है आपको इकोटोन में, जो चेंजेस मिल रहा है पॉपुलेशन में या उसके कम्युनिटी में, उसी को बोलते हैं
आपका एज इफेक्ट, ठीक है। हैबिटेट क्या हुआ, प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। इकोलॉजिकल निशे क्या हुआ, फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीसीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शनल रोल होता है इकोसिस्टम में, उसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल निशे। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, ग्रेजुअल चेंजेस इन स्पीसीज कॉम्पोजिशन ओवर टाइम। तो ये सारा आपका टर्म्स है, इसी के रिलेटेड आपका यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर मेरे से कुछ भी मिस्टेक होता है भाई, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना, कमेंट करके मुझे रेक्टिफाई कर देना। अदरवाइज मेरे से जितना हो पाया मैंने आपको पूरा डिलीवरी किया है। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। और एक चीज आपको बता देते हैं, पहला चीज कि आप लोग यूट्यूब बैच का वीडियो जाकर जरूर देख लेना। अकाउंटेंसी बीकॉम स्टूडेंट आप लोग ध्यान से सुनना, बीए बीएससी आप लोग एक बात समझ लो, आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लेकिन बीकॉम बैच आपको बता देते हैं, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट कर लेंगे। यूनिट 1 में बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, तो आप लोग का भी ऐसे ही सारा थ्योरी सब्जेक्ट चलेगा, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, पीपीएम हो। तो यूट्यूब बैच का देख लेना और सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ आपको मिलेगा। अगर भाई कुछ भी आपका डाउट हो तो भाई कमेंट जरूर करना, और भाई एक लाइक और शेयर अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और कमेंट और हाइप वगैरह कर देना, ठीक है। इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और नेक्स्ट वीडियो से और भी जो जो कमी है, जो जो आपका दिक्कत है इस वीडियो से, तो बताना मुझे, नेक्स्ट वीडियो से वो सारा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए, और भाई बस इसको सब्सक्राइब करके रखना नेक्स्ट एडो क्लासेस को।